मुगल वंश का संस्थापक बाबर। बाबर जो मुगल एम्पायर का फाउंडर था, एक बहुत बहादुर योद्धा, अच्छा शासक और समझदार इंसान था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना में हुआ था, जो आजकल उज्बेकिस्तान में है। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का मतलब होता है बाघ। ये नाम उसे उसकी बहादुरी और हिम्मत के लिए दिया गया था। वो तैमूर वंश से था और अपनी मां की तरफ से चंगेज खान का वंशज होने का दावा करता था। इस तरह वो दो महान योद्धा परिवारों से था। बाबर एक अच्छी संस्कृति और ज्ञान से भरे माहौल में पला बढ़ा था। उसे युद्ध कला, इतिहास, साहित्य, संगीत और वास्तुकला में बहुत रुचि थी। वो एक विद्वान कवि और लेखक भी था और उसकी आत्मकथा बाबर नामिया फारसी साहित्य की सबसे अच्छी वर्कों में से एक मानी जाती है। बाबर ने बहुत कम उम्र में ही नेतृत्व संभाल लिया था। वो अपने पिता की मृत्यु के बाद सिर्फ 11 साल की उम्र में फरगाना का शासक बना था। तैमूर और चंगेज खान का डिसेंडेंट। बाबर का वंश दो महान विजेताओं तैमूर और चंगेज खान से जुड़ा था। तैमूर, जिसे तामेरलेन भी कहा जाता है, एक तुर्क मंगोल विजेता था जिसने 14वीं शताब्दी के अंत में एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया था। बाबर तैमूर का 5वीं पीढ़ी का वंशज था। दूसरी तरफ चंगेज खान 13वीं शताब्दी की शुरुआत में एक महान मंगोल नेता थे जिन्होंने इतिहास के सबसे बड़े एम्पायरों में से एक बनाया था। बाबर अपनी मां की तरफ से चंगेज खान का वंशज होने का दावा करता था। इन दो महान योद्धाओं का वंशज होने के कारण बाबर को युद्ध कौशल और जीत की विरासत मिली थी। उसने अपने पूर्वजों की तरह ही युद्ध रणनीति, नेतृत्व और साहस दिखाया। ये पृष्ठभूमि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि इससे बाबर को एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित करने में मदद मिली। बाबर का बिगिनिंगी जीवन मुश्किलों और चुनौतियों से भरा था। उसे अपने राज्य फरगाना को अपने ही रिश्तेदारों और पड़ोसी किंगों के हमलों से बचाने के लिए हमेशा लड़ना पड़ता था। उसे अपनी सेना को मजबूत बनाना पड़ा और अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए नई युद्ध रणनीति बनानी पड़ी। बाबर ने जवानी में ही अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल दिखा दिया था। लेकिन अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए मुझे एक बड़े और मजबूत राज्य की जरूरत थी। मैंने अपनी नजर भारत पर टिकाई, जो अपनी धन दौलत और शानदार संस्कृति के लिए मशहूर था। 1506 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया, जिससे उसे भारत में अपने अभियानों के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। काबुल पर नियंत्रण ने बाबर को भारत में प्रवेश करने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण बिगिनिंगी बिंदु दिया। काबुल पर कब्जा करने के बाद बाबर ने अपनी स्थिति मजबूत करने और अपने राज्य को बड़ा करने के लिए कई युद्ध लड़े। उसने अपने दुश्मनों को हराया और अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। मैं युद्ध रणनीति में माहिर था और अपनी सेना को प्रेरित और नेतृत्व करने की क्षमता रखता था। मैंने अपनी सेना में नए हथियार और टेक्नोलॉजी जैसे बारूद और तोप शामिल किए। बाबर अपनी जीत का श्रेय अपनी युद्ध रणनीति, अपने सैनिकों की वफादारी और नई टेक्नोलॉजियों के इस्तेमाल को देता था। उसने अपनी सेना को अच्छी तरह प्रशिक्षित और अनुशासित रखा और हमेशा अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। बाबर की युद्ध में जीत ने उसे एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्धि दिलाई और उसे अपने आसपास के लोगों का सम्मान और वफादारी दिलाने में मदद की। बाबर ने भारत में घुसने से पहले कई बार पंजाब पर हमला किया था। हालांकि 1526 में उसने दिल्ली सल्तनत के राजा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए एक विशाल सेना के साथ भारत पर हमला करने का फैसला किया। इब्राहिम लोदी एक अलोकप्रिय और कमजोर राजा था और उसके कई सरदारों ने बाबर का साथ दिया। बाबर का सामना पानीपत के मैदान में लोदी की सेना से हुआ। यह युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसने भारत में मुगल शासन की शुरुआत की। बाबर की जीत का कारण उसकी बेहतर युद्ध रणनीति, प्रशिक्षित सेना और नई टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और खुद को भारत का शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की आर्मियों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन उसके पास अच्छे हथियार और बेहतर युद्ध रणनीति थी। उसने तोपों और बंदूकों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया।
जो उस समय भारत में एक नई तकनीक थी। मैंने अपनी सेना को तुलुघमा और अराबा जैसी युद्ध रण पॉलिसियों का उपयोग करके व्यवस्थित किया था। मैंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें एक अच्छे नेता के रूप में निर्देशित किया। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की सेना विशाल थी, लेकिन वो सही से व्यवस्थित नहीं थी और उसके पास अच्छा नेतृत्व नहीं था। हम बाबर की बेहतर रणनीति और मारक क्षमता का सामना नहीं कर सके और बुरी तरह हार गए। इस तरह पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और खुद को भारत का शासक घोषित कर दिया। हालांकि बाबर को अपनी सत्ता स्थापित करने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे राजपूत किंगों, अफगान सरदारों और अन्य स्थानीय शक्तियों के विरोध का सामना करना पड़ा। बाबर ने अपनी कुशल युद्ध रणनीति, कूटनीति और प्रशासनिक कौशल का उपयोग करके इन चुनौतियों का सामना किया। उसने स्थानीय रूलरों के साथ गठबंधन किया और एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। बाबर ने एक न्यायप्रिय शासक के रूप में ख्याति अर्जित की और अपने लोगों के लिए काम किया। उसने खेती, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया और अपने साम्राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि बाबर का शासनकाल भारत में बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उसने भारतीय इतिहास पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ी। उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो अगले 300 साल तक भारत पर राज करेगा। बाबर एक कुशल शासक, एक दूरदर्शी नेता और कला और संस्कृति का संरक्षक था। उसने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, कर प्रणाली में सुधार किया और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। बाबर को बागवानी का भी शौक था और उसने कई बगीचे और उद्यान बनवाए, जिनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं। उसने भारत में फारसी संस्कृति और कला को भी लाया, जिसका भारतीय कला और वास्तुकला पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाबर ने सभी धर्मों के लिए एक जैसी नीति अपनाई और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उसने मंदिरों और मस्जिदों के निर्माण का आदेश दिया और विद्वानों और आर्टकारों को संरक्षण दिया। बाबरनामे या बाबर की आत्मकथा फारसी साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ये बाबर के जीवन, उसके अनुभवों, विचारों और टिप्पणियों का एक जीवंत और विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक बाबर की लेखन कला, उसके ध्यान से देखने की क्षमता और उसके ईमानदार और आत्मनिरीक्षणात्मक नेचर को दर्शाती है। बाबरनामा न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति और राजनीति की जानकारी का खजाना भी है। ये पुस्तक बाबर के युद्ध अभियानों, उसके शासनकाल, उसके निजी जीवन और उसके विचारों और मान्यताओं पर प्रकाश डालती है। यह हमें उस समय के भारत, मध्य एशिया और मिडिल ईस्ट के लोगों, स्थानों और घटनाओं की एक झलक भी प्रदान करती है। बाबरनामा का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और यह हिस्ट्रीकारों, विद्वानों और आम लोगों के लिए समान रूप से रुचि का विषय बना हुआ है। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई। उन्हें पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उनके अवशेषों को काबुल में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर ले जाया गया। अपनी मृत्यु तक बाबर ने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया था, जिसने भारत में मुगल शासन की शुरुआत की। बाबर की विरासत उसके उत्तराधिकारियों, खासकर उसके पोते अकबर के शासनकाल में और मजबूत हुई। मुगल साम्राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली और लंबे समय तक चलने वाले एम्पायरों में से एक बन गया। लगभग 3 शताब्दियों तक राज किया और भारत के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। बाबर को मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है और उसे भारत में एक नए युग की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है।